नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं चंद्रा इसके प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग यहां बात कर रहे हैं यूपी के बारे में। यानी मैं टीचर हूं आप सबका यूपी स्पेशल का। तो यहां यूपी स्पेशल में हम लोग एक वीडियो देख चुके हैं जिसमें हम लोग सामान्य चीज़ें जो जितनी लंबाई चौड़ाई ये सब जो बातें थी इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे यानी सेकेंड लेक्चर देखेंगे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का भौतिक प्रदेश। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश की जो भौतिक चीज़ें हैं, जो भौतिक डिवीजन हैं, फिजिकल डिवीजन है, जियोग्राफिकल डिवीजन है, वो किस प्रकार से है, क्या है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज के वीडियो में। ओके, तो आज स्टार्ट करने से पहले सबको हम बता दें, सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि ये 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे हम लोग आज स्टार्ट हैं ये सब करने के लिए। और सभी एक तरह से गणतंत्र हैं, समझ सकते हैं। और जो इलाहाबाद की घटना है वो वाकई दर्दनाक है और एक इंस्टीट्यूट के जरिए ये सब नहीं होना चाहिए था। ठीक है, चलिए खैर हम उस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे यूपी के बारे में, यूपी स्पेशल के बारे में कि क्या है और भौतिक प्रदेश क्या है। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने इससे पहले वाले में, कि कितना लंबाई होती है। यानी जो पूरब से पश्चिम तक 650, ऊपर से नीचे तक 240 किलोमीटर का रेंज है। उसके बाद हम लोगों ने उसका क्षेत्रफल देखा था, घनत्व देखा था, एरिया देखा था, पॉपुलेशन देखा था। ठीक है, इन सब में हम लोगों ने बात कर लिया है। इन सब से क्वेश्चन बार बार बनते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। पहला लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट दूसरा लेक्चर भी है जो हम लोग आज पढ़ेंगे। यानी उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन कैसे है, भौतिक प्रदेश का जो विभाजन है वो किस प्रकार से है, वो याद करने वाला चीज है। ठीक है, याद करने वाली बातें हैं कि किस प्रकार का भौतिक विभाजन है अपने देश का। यानी उत्तर प्रदेश का जिस प्रकार हम इंडिया का विभाजन करते हैं किस प्रदेशों में, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का भी विभाजन करेंगे। थोड़ा मैप हो सकता है आप लोगों के मन अनुसार ना बने, लेकिन आई थिंक सही दिख रहा है। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है जिसमें हम लोगों ने लंबाई देख लिया था। पूरा पश्चिम लंबाई जो 650 है, उत्तर दक्षिण लंबाई जो 240 है। ये हम लोगों ने एक पॉइंट ऑफ व्यू पहले लेक्चर में देख लिया था। यहाँ पे हम इसका भौतिक प्रदेश देखेंगे, क्या क्या विभाजन है, कैसे कैसे विभाजन है इसमें अपने प्रदेश में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो हम बात करें, अगर हम इसे इरेज कर देते हैं ज़्यादा बढ़िया दिखेगा ऊपर। जब तक उत्तराखंड अपने साथ जुड़ा था, जब तक उत्तराखंड, अगर हम बात करें उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड जब तक हमारे साथ जुड़ा था तब तक हमारे पास, हम उत्तर प्रदेश को पर्वतीय प्रदेश के नाम से भी जान सकते थे। ठीक है, यानी उत्तराखंड के में हमारा जो हिमालय रेंज है ना, हिमालय रेंज वो भी जुड़ा हुआ था। यानी हिमालय के जो 3 पार्ट हैं, आपने पढ़ा होगा हिमालय के जो 3 पार्ट हैं, यानी सबसे ऊपर ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय, उसके बाद लेजर हिमालय यानी मिडिल हिमालय, और शिवालिक। ये जो पार्ट था वो था उत्तराखंड के साथ साथ। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही उत्तराखंड ये चला गया, यानी ये जो पर्वतीय प्रदेश है ना हमारे एरिया का, वो भी चला गया साथ में। यानी अब हम बात करें उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में कोई भी तट जो पर्वतीय प्रदेश है वो ना के बराबर है। यानी हिमालयी क्षेत्र अब जो है वो ना के बराबर है। शिवालिक का गिरिपाद कह सकते हैं, वो है थोड़ा बहुत, लेकिन एक्चुअली में अब पर्वत नहीं है उत्तर प्रदेश में, ऊपर के एरिया में। तो उत्तराखंड साथ साथ गया और उत्तराखंड हमारे साथ पर्वतीय प्रदेश भी ले गया। ओके, तो अब जो हम बात करें तो पर्वतीय प्रदेश, ऊपर के प्रदेश का, तो ऊपर में जो बात कर रहे हैं क्या है, ऊपर का जो पर्वतीय प्रदेश चला गया तो गिरिपाद बच गया है। अब गिरिपाद बच गया है तो ये जो एरिया है, यानी ऊपर से लेके कुशीनगर तक का एरिया, कहाँ तक का एरिया, कुशीनगर तक का एरिया किस प्रदेश में आता है, तो वो आता है एक भाबर प्रदेश में। क्या कहते हैं इसे, भाबर प्रदेश में। किस में, भाबर प्रदेश में। ठीक, याद रहेगा ऊपर का जो एरिया है, सबसे ऊपर का जो एरिया है, ये पूरा प्रदेश जो कहलाता है कुशीनगर तक का क्षेत्र, वो क्या कहलाता है, भाबर प्रदेश में। याद रहेगा
किस प्रदेश आता है? भाबर। अभी हम लोग बात करेंगे ये क्या होता है, भाबर और ये खादर, ये सब क्या होते हैं, इसके बारे में हम पूरा बात करेंगे। एक्चुअली इसको हम दूसरे तरीके से हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जियोलॉजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि कैसे नदियाँ बनाती हैं, कैसे पर्वत टूटते हैं, क्या होता है, ये सब हम लोग उस जगह पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे भी हम थोड़ा बहुत आपको जानकारी दे देंगे कि ये कैसे होता है, क्या होता है। तो याद रखिएगा, सबसे ऊपर जो बनता है वो क्या होता है? भाबर प्रदेश। यानी 34 किलोमीटर का जो क्षेत्र है ना, 34 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो भाबर प्रदेश में आता है। उत्तर प्रदेश का जो 34 किलोमीटर का क्षेत्र है, यानी चौड़ाई जो 34 किलोमीटर का है, और ये पूरा कवर करता है कुशीनगर तक, तो ये क्या होता है? भाबर प्रदेश कहलाता है। अब इसमें पॉइंट थोड़ा सा याद रखिए, थोड़ा सा, कि ये जो ऊपर वाला एरिया है, ये जो एरिया है, ये इधर ज़्यादा और इधर कम के तरफ होता जाता है। यानी भाबर क्या है? इधर के तरफ है ना, यानी पश्चिम में ज़्यादा, और जैसे जैसे पूरब के तरफ जाता है वो कम होता जाता है। ठीक है, ये क्या प्रदेश था? भाबर प्रदेश। याद रहेगा, उत्तर प्रदेश का ये कौन सा प्रदेश है? भाबर प्रदेश। उसके बाद जो एरिया आता है वो किसका आता है? तराई का। किसका आता है? तराई का। यानी दूसरा जो एरिया है, ये तो पहला था, दूसरा जो एरिया है वो किसका है? तराई का। याद रहेगा, यानी भाबर के बाद जो दूसरा प्रदेश है, दूसरा क्षेत्र है, वो किसका है? तराई का। याद रहेगा, किसका प्रदेश है? तराई का। ठीक, तराई क्या होता है? तराई होता है एक दलदली भूमि। क्या होता है? एक दलदली भूमि जिसमें सिल्ट, गाद, ये जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा बड़े मात्रा में होती है। कहीं कहीं आप एनसीईआरटी के बुक में भी और कहीं की कुछ एरिया में देखेंगे तो तराई को इसी एरिया में बताया गया। ठीक है, इसी एरिया में बताया गया। ठीक, लेकिन अमूमन ये भी कहाँ तक जाता है? कुशीनगर तक का एरिया कवर करता है, और काफ़ी बड़े भूभाग को ये कवर करता है तराई का क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी और ये सब पूरा एरिया जो है, सीतापुर एरिया, ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो तराई क्षेत्र में ही आता है। ठीक, तराई क्षेत्र में देखिए, भौतिक प्रदेश जानने का मतलब है कि अगर हम भौतिक प्रदेश सही से जान जाएं तो हम उसका एग्रीकल्चर एरिया जान जाते हैं, उसमें क्या बारिश है, क्या कमी है, क्या ज़्यादा है, ये एरिया जान जा सकते हैं। वहाँ पे कौन कौन से वेजिटेशन होते हैं, यानी किस प्रकार का वेजिटेशन वहाँ होता है, ये जान सकते हैं। कौन कौन से क्रॉप वहाँ होते हैं, ये जान सकते हैं। कौन कौन से एनिमल्स या जो प्रदेश हैं वो किस प्रकार का है, कैसे होंगे, ये सब पूरा एरिया जो है, अगर हम भौतिक प्रदेश जान जाए किसी भी देश का, ठीक, तो ये सब बातें हम आसानी से जान सकते हैं। तो हमें उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेश को भी जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो भौतिक प्रदेश है, ये एरिया हमें जानना जरूरी है। जैसे जैसे हम जानेंगे वैसे वैसे हम आगे भी बढ़ते जाएंगे। ठीक, तो ये जो एरिया है ये क्या है? तराई क्षेत्र का एरिया है। याद रहेगा, किस तरह का एरिया है? तराई क्षेत्र का। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं तराई क्षेत्र के बाद। ठीक, भाबर तराई के बाद जो सबसे बड़ा एरिया उत्तर प्रदेश का पाया जाता है वो है क्या? हमारा मैदानी इलाका। ठीक है, एलुवियल सॉइल। क्या पाया जाता है? मैदानी इलाका, यानी एलुवियल, यानी भाबर, तराई, और उसके बाद जो सबसे बड़ा एरिया है अपने पास, यानी उत्तर प्रदेश का लगभग आधा से ज़्यादा 3/4 भाग जो एरिया कवर करता है वो हमारा मैदानी भाग कवर करता है। ठीक, क्या कवर करता है? मैदानी भाग, यानी एलुवियल चीज़ें जो है, एलुवियल भाग जो है वो होता है। अच्छा, हम थोड़ा सा जानकारी दे दें, ये जो नदियाँ हैं, नदियाँ जो हैं वो ऊपर से जब पहाड़ से टूटती है ना, जब टूटती हैं यहाँ पे, ठीक, तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेके आती हैं। क्या लेके आती हैं? बड़े बड़े पत्थर। अब इतना बड़ा बड़ा चीज होता है ये कि इसमें नदियाँ जो वाटर है, नदियाँ का जो पानी है वो गुम हो जाता है। ठीक, ये एरिया जो है, ये एरिया ही कहलाता है भाबर। क्या कहलाता है? भाबर। अब जब ये इसमें से टूट के बाहर निकलता है तो जो टूटा हुआ पार्ट है, ठीक है, ये ज़्यादा सिल्ट और ज़्यादा गाद बना देता है। क्या बना देता है? गाद बना देता है, जिसकी वजह से ये जो भूमि है वो क्या हो जाती है? दलदली। कैसे हो जाती है? दलदली। लखीमपुर खीरी वाला एरिया जो है वो काफ़ी दलदली एरिया है उत्तर प्रदेश का, तो ऐसी भूमि को ही तराई कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तराई। अब इससे वाटर फिर आगे बढ़ता है और अपने साथ क्या लेके आता है? क्या लेके आता है? सिल्ट लेके आता है, सैंड लेके आता है, और ये जो एरिया बनाता है ना उसे कहते हैं क्या? मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र या एलुवियल क्षेत्र या जलोढ़ मिट्टी। क्या करता है? जलोढ़ कहलाता है। ठीक, अच्छा, जलोढ़ भी दो तरीके के होते हैं। क्या होता है? रेड वाला जलोढ़ भी क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि अगर
ये जलोढ़ ये बना, ठीक है। तो ये जो भूमि है ये बना दिया इसने, ये जो भूमि है वो बना दिया। जब ये नया बना, रेड नहीं सर, ये जो नया भूमि बना ना, ये नया बना, जो नया बना है उसको कहते हैं खादर। क्या कहते हैं? खादर, ठीक। अब ये धीरे धीरे नदी जो है वो यहाँ से बहने लगी और ये जो भूमि था वो पुराना हो गया, तो इसको कहें बांगर। और ये खादर जो था वो अब चेंज होके यहाँ बनने लगा, तो ये हो गया क्या? खादर, ठीक। यानी नई जो भूमि है वो क्या है? बांगर की है, और जो पुरानी भूमि है वो नई जो भूमि है वो खादर की है, और जो पुरानी भूमि है वो क्या है? बांगर है, ठीक है। एकदम बांगर सीमेंट वाला हाल है, ठीक है। तो याद रहेगा, जो सबसे नई भूमि है वो क्या है? खादर, और जो पुरानी भूमि है वो क्या है? बांगर। तो नदियों के द्वारा जो बहुत दिनों से बनाई गई भूमि है वो बांगर की है, और जो नई नई बनती है वो खादर की है। अब डिपेंड ये करता है कि ये जो खादर और बांगर है वो हमेशा बनता रहता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी नदियों का जाल है, और स्पेशली जो सबसे लंबी नदी है भारत की वो उत्तर प्रदेश की भी सबसे लंबी नदी है, और वह है कौन? गंगा नदी, ठीक है। कौन सी नदी है? गंगा नदी, ठीक। गंगा नदी होते हुए अभी हम लोग बात भी करेंगे गंगा नदी के बारे में, और भी चीज़ें बात करेंगे, हालांकि इससे जुड़े हुए नहीं, अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें नदियों के बारे में पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के जितनी भी नदियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश की स्पेशली नदियां जो हैं उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि हम लोग यहाँ बात करते हैं तो ये जो मैदानी इलाका है वो सबसे ज़्यादा जो कवर करता है वो कौन कवर करता है? गंगा, और गंगा की ट्रिब्यूटरीज ही कवर करती हैं। यानी गंगोत्री से निकलती हैं गंगा, और यमुनोत्री से निकलती है यमुना। यमुना जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज है, और सबसे बड़ी सहायक नदी का जो तमका है इसको मिला है, ठीक। तो मैदानी इलाका है। अब ये जो गंगा नदी है, ये गंगा नदी की वजह से जो मैदानी इलाका है हमारा वो 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। यानी अच्छे से पढ़ने के लिए हम अपने गंगा मैदान को 3 भाग में डिवाइड कर रखे हैं, तो ठीक है। तो सबसे ऊपर वाले को कहें ऊपरी गंगा मैदान, यानी हम उत्तर प्रदेश के ही भाग को 3 भाग में बांट दिए हैं। ऊपरी गंगा मैदान, ठीक है, मध्य गंगा मैदान और निचली गंगा मैदान। निचली गंगा मैदान याद रहेगा। यानी हम तो बांट रहे हैं 3 ही भाग में, भाबर, तराई, मैदानी इलाका, और लास्ट में लोग पढ़ेंगे। तो ये जो भाग है मैदानी में, मैदानी इतना बड़ा क्षेत्र है कि हम लोग 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं। ऊपरी गंगा मैदान यानी ऊपर वाला जो एरिया है हमारा, ऊपर वाला जितने भी एरिया है, ठीक है, यानी जो अलीगढ़ है, मथुरा है, और इन सब का जो एरिया है ऊपर वाले गंगा मैदान का, उसको हम लोग दे रखे हैं, ठीक। गाजियाबाद वाला एरिया, उसके बाद जितना भी हरदोई है, लखनऊ है, और जो भी चीज़ है वो मध्य गंगा मैदान में है, और जो पूर्वांचल है वो निचली गंगा मैदान में आता है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हम उत्तर प्रदेश को बांट के, उत्तर प्रदेश के 3 भाग में बांट के हम लोग मैदानी इलाका पढ़ते हैं। और यही मैदानी जलोढ़ मिट्टी में खादर और बांगर भी है कि हम जो नदियां पास से गुजरती हैं या नदियां के आसपास वाला क्षेत्र है वो खादर बना हुआ है, और जो पुरानी एरिया जैसे लखनऊ जो है जहाँ हम लोग रह रहे हैं अभी, ये पूरा एरिया अब क्या हो गया है? बांगर प्रदेश कहलाता है, यानी पुरानी एरिया हो गया है। अब खादर और बांगर में अगर देखते हैं तो हम बात करते हैं तो खादर क्या होता है? ज़्यादा उपजाऊ होता है बांगर की अपेक्षा, ठीक। ओके, तो ये जो चीजें हैं वो क्या है? धीरे धीरे चेंजेबल है। ओके, अब जो चौथा प्रदेश है थोड़ा सा, वो कौन सा है? वो है पठारी इलाका। कौन सा है? पठारी इलाका। जैसे झांसी है, उधर सोनभद्र है, ये कुछ पठारी इलाकाओं में आते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो एरिया है वो अगर हम बात करें तो ये जो एरिया है वो बुंदेलखंड का पठार का एरिया है, बुंदेलखंड पठार का एरिया है। और ये बात करें तो ये कौन सा एरिया है? बघेलखंड पठार का, है ना। कौन सा एरिया है? ये बुंदेलखंड पठार का एरिया है, काफी बड़ा एरिया होता है बुंदेलखंड का। और बघेलखंड का स्पेशली सोनभद्र वाला एरिया है,
और कुछ एरिया इसके हैं जो किसके हैं, बघेलखंड पठार के। यानी यहाँ पे हम लोग सब देख लेते हैं, जो भारत का भी एक तरह से हम कह दें पठार है, भारत में भी पर्वतीय प्रदेश है। हालांकि उत्तर प्रदेश जैसे उत्तराखंड गया, उत्तर प्रदेश में जो पर्वतीय प्रदेश है वो ना के बराबर है, ठीक है, थोड़ा बहुत बहु पेनिसुला में पाया जाता है, जो कि एरिया जो बुंदेलखंड पठार का हमारे पेनिसुला में चला जाता है, यानी प्रायद्वीपीय पठार में चला जाता है, ठीक है। विंध्य पर्वत के जो श्रेणियां हैं वो पाए जाती हैं, रामगढ़ या ये सब पाए जाते हैं। तो ये जो स्पेशली है तो ये पठार वाला एरिया तो थोड़ा सा यहाँ पे आता है। बाकी हम लोग पर्वतीय प्रदेश, जो बड़े बड़े पर्वतीय प्रदेश है हिमालय के, वो यहाँ से चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश से नहीं पाए जाते, वो उत्तराखंड में चले गए। बाकी सब उसके बाद से गिरिपाद से जो आते हैं, यानी भाबर प्रदेश है, तराई प्रदेश है, मैदानी प्रदेश है, जिसमें ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निचली गंगा के बारे में पढ़ते हैं। और उसके बाद है दो पठार भी अपने पास है, वो है बुंदेलखंड पठार और बघेलखंड पठार, ठीक है। इतना बात समझ में आया, इतना समझ में आया। आपको याद क्या करना है, याद क्या करना है, BTBK, यानी हमारा जो भौतिक प्रदेश है इसी में बटा हुआ है, BTBK में, यानी भाबर, तराई, बांगर, खादर, इस तरह से जो बटा हुआ है वो हमारे यहाँ है। और साथ में लास्ट में प्लेट्यू, जो थोड़ा सा, बस थोड़ा सा भाग है, वो है बुंदेलखंड पठार और बघेलखंड पठार का, ठीक है। और ये जो एरिया है बुंदेलखंड और बघेलखंड, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के प्रायद्वीपीय भाग में आता है, उत्तर प्रदेश के प्रायद्वीपीय भाग में आता है। और याद रखिएगा यहाँ पे यमुना और चंबल की वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा क्या बना देते हैं, कहते हैं घाटी एक तरह से, ठीक है। यानी दलदली या ऐसी भूमि जहाँ पे तुरंत कुछ भी आए वो बीहड़ हो जाए, यानी वहाँ कोई जा ना पाए, रह ना पाए सही से, वो बीहड़ का एरिया बना देते हैं, बहुत ज़्यादा घास फूस हो जाता है। तो ये सब एरिया जो है चंबल और यमुना की नदियों की वजह से, ठीक है, यहाँ पे बीहड़ बन जाते हैं। और ये काफ़ी डेंजर एरिया भी कहलाने लगता है। चूना पत्थर का काफ़ी इस्तेमाल है यहाँ पे, चूना पत्थर काफ़ी मिलता है। तो ये जो एरिया है, ये जो भौतिक प्रदेश है वो हमारा ये रहा, ठीक है। क्या था, ये हमारा भौतिक प्रदेश था, ठीक। यानी अगर हम मोटा मोटा बात करें तो हम इसी भाग में बांटते हैं अपने प्रदेशों को, यानी भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, मैदानी प्रदेश और पठार, ठीक। यानी हमारा ये भौतिक प्रदेश था। अगर हम थोड़ा सा और बात करें, थोड़ा सा सही बन रहा है, ओके। तो हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो भौतिक प्रदेश है वो हम लोग पढ़ चुके, ठीक है। एक बार जल्दी से साफ सुथरे तरीके से हम लोग देख ले एक बार, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो गिरिपाद है, शिवालिक का गिरिपाद, वहां पे हम लोग पढ़ें कि ये जो एरिया है वो कैसा है, भाबर का एरिया है। उसके बाद जो छोटा सा एरिया आता है, यानी ये पूरा एरिया जो है वो किसका है, भाबर का आता है। उसके बाद ये पूरा एरिया जो आता है वो किसका है, तराई का है। यानी यहाँ पे जो एरिया है भाबर का, यहाँ पे ज़्यादा होता है, यहाँ पे कम होता है। उसी के जस्ट अपोजिट तराई का एरिया होता है, यहाँ पे कम होता है और यहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक। उसके बाद जो बड़ा एरिया है वो कौन सा है, भाबर, बांगर और खादर का होता है। कैसा होता है, बांगर और खादर का एरिया होता है। और सबसे बड़ा एरिया बांगर और खादर का ही होता है, याद रखिएगा। बांगर और खादर यानी जलोढ़ मिट्टी का जो एरिया होता है वो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है, याद रखिएगा। और लास्ट में कुछ एरिया जो है, कुछ जो पार्ट है वो किसका है, वो है हमारे प्लेट्यू का, यानी पठार का एरिया है। यानी पठार मतलब बुंदेलखंड और बघेलखंड पठार जो आता है, बुंदेलखंड और बघेलखंड जो पठार आता है उनका एरिया है, ठीक। जलोढ़ मिट्टी को हमने देखा कि दो भाग में बांट के पढ़ते हैं, मतलब 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं। तो ऊपर वाले को कहते हैं ऊपरी गंगा मैदान, ओके। यानी जो राजस्थान वाला एरिया है, राजस्थान से सटा एरिया है, हिमाचल प्रदेश से ऑल अगर स्टेट से, दिल्ली से, ये सबसे जो सटा एरिया है उसको हम लोग कह देते हैं ये क्या है, ऊपरी गंगा मैदान, यमुना नदी की सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद स्पेशली जो गंगा नदियों से बना हुआ है उसको कहते हैं मध्य गंगा मैदान, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एरिया आता है इसमें, मध्य गंगा मैदान का। और जो पूर्वांचल हमारा है, पूर्वांचल, वो निचली गंगा मैदान का एरिया है, ठीक है, निचली गंगा मैदान का एरिया है। ये सब पूरा है। और पठार में हम लोग देख लिए हैं, ये पूरा का पूरा पठार जो है वो बुंदेलखंड का पठार का आता है, बुंदेलखंड का आता है। और ये जो एरिया है वो किसका आता है, बघेलखंड का आता है।
बघेलखंड का, पठार का हिस्सा आता है। ठीक, यानी इतना हम लोग मोटे मोटे रूप से देख चुके हैं। याद रखिएगा, ये पूरा जहां हम भौतिक प्रदेश देख ले, हमें आधी चीज समझ में आती है कि यहाँ की क्लाइमेट कैसी होगी, यहाँ का जो वेजिटेशन है, यहाँ का जो प्राकृतिक प्रदेश है वो कैसा होगा। यानी तराई क्षेत्र में हमेशा हरियाली होगी, बहुत ज़्यादा बारिश होगा, बहुत ज़्यादा पानी होगा, जिससे काफ़ी एवरग्रीन जो फॉरेस्ट टाइप हैं वो पाया जाएगा। हालांकि पूरा उत्तर प्रदेश में डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर हरियाली होगी। ठीक है, बात समझ में आया। उसके बाद ये हम मिट्टी है जो ऊपरी गंगा और यहाँ पे निचली गंगा में बांट के रखे हैं हम लोग कृषि के आधार पे, तो काफ़ी खेती होती है इस एरिया में। ये पूरा का पूरा एरिया ही एग्रीकल्चर एरिया है, क्योंकि एलुवियल सॉइल के बारे में पाया जाता है और एलुवियल सॉइल खुद में बहुत फर्टाइल होता है। जितना भी चीज़ें हम उगाना चाहें सब कुछ लगभग उग सकता है यहाँ पे। ओके, निचली मैदान में काफ़ी पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे निचली गंगा मैदान कह देते हैं। ज़्यादातर ट्रिब्यूटरीज वहाँ पे जाके मिलती हैं, गंडक है और पीछे की जितनी भी नदियाँ हैं, ज़्यादातर नदियाँ जाके क्या होती हैं, वहाँ पे निचली गंगा मैदान में मिलती हैं। मध्य गंगा मैदान में जो आके सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज मिलती है वो है यमुना नदी, जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, यानी उत्तर प्रदेश की या भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी सहायक नदी जो है वो भारत की भी सबसे बड़ी सहायक नदी है, और वो है कौन, यमुना। इन दोनों की वजह से जो उत्तर प्रदेश में जो एरिया बनता है जलोढ़ मिट्टी का, वो काफ़ी बड़ा एरिया बनता है और काफ़ी फर्टाइल एरिया बनता है। ठीक, तो यानी बहुत बढ़िया एग्रीकल्चर फील्ड है यहाँ पे, काफ़ी चीज़ें उगाई जाती है यहाँ पे। ऐसा कोई चीज़ नहीं लगभग नहीं है, चाय कॉफ़ी रबड़ के अलावा जो उसका भौतिक प्रदेश ही अलग होता है, बाकी सब चीज़ यहाँ पे उगाया जाता है। ठीक, कुछ एरिया है बुंदेलखंड और बघेलखंड का भी एरिया है जो थोड़ा सा अलग से एरिया है, यानी यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें नहीं हो पाते हैं। प्लेट्यूज हैं ये, पठार हैं ये, लेकिन पठार भी ऐसे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आयरन वायरन बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे कुछ दूसरी टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं। हम लोग बात करेंगे मिनरल्स वाले चैप्टर पे कि उत्तर प्रदेश का मिनरल्स कौन कौन से हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश में कौन कहाँ मिनरल्स पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ, इस सब पे बात करेंगे हम लोग यूपी स्पेशल के जरिए। तो आप लोग जुड़े रहे हैं ज़्यादातर। ओके, चलिए हम थोड़ा सा ऋतुओं के बारे में इसी में देख लेते हैं कि ऋतुएं हमारे पास, जैसे भारत में ऋतुएं हैं, ठीक है, ऋतुएं हैं वो कितनी है, 3 है। उसी तरह से यहाँ पे भी है, यानी यहाँ पे भी गर्मी है ना, बरसात है और ठंडी। ठीक, यानी यहाँ पे भी 3 ऋतुएं हैं जो भाई भारत प्रदेश में जो चीज़ है वो यहाँ पे भी है। तो गर्मी अगर हम देखें तो कहाँ से कहाँ तक होता है, मार्च से जून तक। यहाँ पे भी क्या होता है, मार्च से जून तक जो गर्मी है बड़े पैमाने पे होती है। उसके बाद जो बरसात है वो कहाँ से होता है, जून से सितंबर तक। ठीक, कहाँ से, जून से सितंबर तक बरसात का एरिया होता है जून से, और जो ठंडी का एरिया है वो अक्टूबर से फरवरी तक। ठीक है, अक्टूबर से फरवरी तक। और यहाँ पे जो ठंडी का एरिया है वो सबसे ज़्यादा जनवरी में होता है। उत्तर प्रदेश में जो ठंड जो प्रचंड लेवल पे होता है वो जनवरी में सबसे ज़्यादा होता है, ये कहा जाता है। ओके, तो गर्मी मार्च से जून तक के प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और गर्मी स्पेशली जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, ठीक है, कर्क रेखा यानी सूरज जो होता है, सूरज, ठीक है, ये मूव ऑन करता है, यानी अर्थ जो है वो सूरज के चारों तरफ क्या करता है, घूमता है, और 23.5 डिग्री पे घूमने की वजह से वो ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सूरज का मूवमेंट है वो ऊपर नीचे होता है। यानी कभी ये टॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, कभी ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है, यानी कभी ये कर्क रेखा पे होता है, कभी ये मकर रेखा पे होता है। और कर्क रेखा पे होता है तो हमारे पास ये सीधा रोशनी लेके आता है, जिसकी वजह से हमें गर्मी लगती है। और जब यहाँ होता है तो हमारे पास ये दूर से रोशनी भेजता है, जिसकी वजह से हमारे पास हमें ठंडी लगती है। तो गर्मी जब हम कर्क रेखा, उत्तर प्रदेश से हालांकि निचले स्थान पे होता है, तो यहाँ से जब कर्क रेखा पे होता है सूरज, तो ये जो एरिया है वो काफ़ी गर्म हो जाता है। ये जो एरिया है, निचला एरिया जो है हमारा, वो काफ़ी गर्म होता है। याद रखिएगा क्या होता है, काफ़ी गर्म होता है। ठीक, अब गर्म होगा
तो जाहिर सी बात है ये पूरा का पूरा पठार जो है वो काफ़ी गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से पेनिसुला जो है, रिवर्स जो है, छोटी छोटी नदियाँ जो हैं वो सूखने के कगार पे आने लगती है, सूखने लगती है। तो बात करें अगर गर्मी की, तो सबसे ज़्यादा गर्मी जो होता है, टेम्परेचर जो होता है वो कहाँ का होता है, इसी एरिया का होता है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, झांसी का, आगरा का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाला जिला है ये झांसी आगरा। ठीक, याद रखिएगा, झांसी और आगरा जो है वो सबसे ज़्यादा गर्म प्रदेशों में गिना जाता है। ओके, ठीक है। चलिए, पिछले बार रिकॉर्ड आया था बांदा का सबसे ज़्यादा गर्म स्थान में, बांदा 49 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेके गया था, यानी सबसे गर्म प्रदेश के में रिकॉर्डेड है उत्तर प्रदेश में बांदा। ठीक, ऊपर नीचे से जैसे जैसे ऊपर जाता है, क्या होता है, जैसे जैसे ये ऊपर जाता है टेम्परेचर कम होता जाता है। ठीक है, यानी कम होता जाता है कि मतलब ऊपर जाते टेम्परेचर कम होने लगता है, और कम होने का मतलब ऊपर जो है वो कम, नीचे ज़्यादा। और इसके ज़्यादा होने की वजह यह है कि यहाँ से उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश की हवाएं आने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं रह जाता। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं रहता, यानी सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा गर्म जो है वो यहीं होता है, और सबसे कम जो होता है वो ऊपरी एरिया में पाया जाता है। ठीक है, यानी सबसे कम अगर रिकॉर्ड करें तो वो है बरेली। याद रखिएगा, सबसे कम जो टेम्परेचर रिकॉर्डेड है, तो सबसे कम गर्मी पाई जाती है वो है बरेली, और सबसे ज़्यादा जो है वो झांसी और आगरा में पाया जाता है। ये क्या था, ये तो गर्मी का एरिया है, मार्च से जून का एरिया है। ये जो प्रदेश है वो काफ़ी गर्म होता है ना, ये कर्क रेखा पे सूरज की होने की वजह से ये जो एरिया है वो गर्म होता है। याद रखिए, झांसी और आगरा में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहीं बरेली में सबसे कम गर्मी पड़ती है। ओके, याद रहेगा। चलिए, अब दूसरी बात करें बरसात में, बरसात का, तो बरसात के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एरिया है वो, अगर हम थोड़ा सा बात करें यहाँ पे कि बरसात में हमारे यूपी में बारिश जो है वो कहाँ से आती है, किस एरिया से आती है। ठीक है, तो ये हमारा भारत, ठीक है, जो बारिश है ये इस तरीके से है और एक इधर से आती। ठीक है, ये वाली जो एरिया है, यहाँ से जो वेस्टर्न घाट है, यहाँ से बारिश मुड़ के बारिश जो है इस एरिया में कराती है, यानी महाराष्ट्र वराष्ट्र के एरिया में, गुजरात महाराष्ट्र के एरिया में होता है। जो ये जो एरिया है इसको दक्षिण के बरसात के नाम से जानते हैं। तो ये जो एरिया है, जो हमारा उत्तर प्रदेश में जो बारिश है ना, वो इसी एरिया से होता है, इसी एरिया से, यानी 83% जो बारिश है उत्तर प्रदेश में आने वाला, ठीक है, वो दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से ही होता है। ठीक है, याद रहेगा, यानी 83% जो बारिश है उत्तर प्रदेश में आने वाला वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही आता है। ठीक, ये क्योंकि ये इधर से आता है, यानी किस एरिया से आ रहा है ये बारिश, इधर से आ रहा है। ठीक है, इधर से आ रहा है, तो बारिश जो है उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा बारिश होती है वो होती है यहाँ पे गोरखपुर में। याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछा है, सबसे ज्यादा बारिश जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है, तो वो होता है कहाँ पे, गोरखपुर में। ठीक है, उसके बाद ये सटे सटे हिमालय के तराई के तहत बारिश होता जाता है। ठीक है, ये बारिश होता जाता है, और जैसे जैसे कम नीचे आता है वैसे वैसे बारिश कम होता जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, जैसे जैसे ये ऊपर जाता है तो टेम्परेचर कम होता जाता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आता है तो बारिश कम होता जाता है। ये भी बड़ी बात है। ठीक है, ये दिमाग में ध्यान रखिएगा, जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है, यानी ऊपर प्रदेश ठंडा, निचला प्रदेश गर्म। दूसरी चीज, बारिश में ऊपर से जब नीचे आते हैं तो बारिश धीरे धीरे कम हो जाती है, यानी ऊपर में हिमालय के साथ लड़ के बहुत ज़्यादा बादल वहाँ पे बारिश करवाते हैं, यानी ऊपरी एरिया में काफ़ी बारिश होती है, तराई एरिया में काफ़ी बारिश होती है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, ये जो एरिया है हमारा, ये जो एरिया है वहाँ पे बारिश बहुत कम होता है। और मथुरा एक प्रदेश है जहाँ में सबसे कम बारिश होती है, ये रिकॉर्डेड है, इसको कई बार पूछा है क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के जरिए। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा बारिश गोरखपुर में, सबसे कम बारिश मथुरा में। ठीक, इतना बात समझ में आया, इतना समझ में आया कि सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो गोरखपुर एरिया में, और सबसे कम बारिश जो होता है वो कहाँ होता है, मथुरा में। ठीक, इतना समझ में आया। बारिश जो होता है 83% हमारे जो होता है वो बारिश, वो दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होता है। कुछ बारिश जो है, कुछ बारिश ठंडियों के समय में जैसे आता है
कटिबंध से उधर से आता है जो बारिश ठंडियों में जेट स्ट्रीम के जरिए, ठीक है, ये बारिश तो दिल्ली होता हुआ, क्योंकि वो पश्चिमी हवाओं की वजह से होता है, पश्चिम से आता है, तो इसकी वजह से ये जो बारिश है वो कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाता है। कभी कभी ठंडियों में लखनऊ की तरफ भी बारिश आ जाती है ना, तो ये तो दिल्ली होता हुआ पूरा का एरिया, जो ऊपर का एरिया वहां से होता हुआ ये कहाँ आता है, उत्तर प्रदेश में आता है। तो कुछ बारिश ये पश्चिमी हवाओं की वजह से भी आ जाता है ठंडियों में। याद रखिएगा, जब भारत पढ़ रहे होंगे आप तो ये सब चीज़ों के बारे में बताया जा रहा होगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से बारिश कैसे आई, और ठंडियों में जो पश्चिमी हवाएं हैं वो भी जो बारिश लेके आती हैं काफ़ी बड़े पैमाने पर और ठंडा करके जाती हैं पूरा प्रदेश को, तो वो बारिश है, तो वो भी कुछ परसेंट बारिश क्या करता है यहाँ पे ले आता है। यानी बचा हुआ जो 100% बारिशों में जो बचा हुआ वाटर है वो पश्चिमी हवाओं की वजह से बारिश आती है। बात समझ में आया? यानी इसके बावजूद भी ये ठंडी हवाएं हैं जो उत्तराखंड के ऊपर वाले हिस्से से आती हैं, तब भी ये मथुरा तक कम पहुंचती हैं। यानी जो सबसे कम बारिश होती है वो कौन सी क्या प्रदेश है? मथुरा। याद रखिएगा, बार बार पूछा गया है। और सबसे ज़्यादा बारिश जो होता है वो कहाँ होता है? गोरखपुर। ठीक है, इतना सा बात समझ में आया? यानी जो सबसे ज़्यादा गर्म प्रदेश है वो ये एरिया है, जो सबसे ज़्यादा ठंडा प्रदेश है वो ये एरिया है, जो सबसे ज़्यादा बारिश वाला एरिया है वो ये एरिया है और ऊपर का एरिया है, ठीक है, और जो सबसे कम बारिश का एरिया है वो ये एरिया है। ठीक, इतना बात समझ में आया? ठंडा भी काफ़ी बड़े पैमाने पे है, और इतना तो समझ ही सकते हैं कि ठंडा भी किस एरिया में पड़ेगा। जो उत्तराखंड वाला एरिया है वहीं तो ठंडा, क्योंकि टेम्परेचर धीरे धीरे ऊपर कम होता जा रहा है, यानी टेम्परेचर उत्तराखंड में तो कहीं कहीं बर्फ भी पड़ने लगता है, नैनीताल साहब। ठीक है, तो इन सब एरिया में बर्फ पड़ेगा तो जाहिर सी बात है ये जो एरिया है वो काफ़ी ठंडा हो जाएगा, ना ये एरिया। ठीक, तो ये जो प्रदेश हैं वो काफ़ी ठंडक वाले प्रदेश हो जाएंगे, और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। यानी हम लोग पढ़ रहे हैं टेम्परेचर ऊपर जाने से कम होता जाता है, तो नीचे आने से बढ़ता भी तो जाएगा, तो धीरे नीचे जब आएंगे तो बढ़ेगा भी। याद रखिएगा, ठीक है, ओके। चलिए, यानी सहारनपुर का एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है? ठंडक वाले प्रदेश होते हैं, क्योंकि उत्तराखंड से बिल्कुल सटा हुआ प्रदेश है वो सहारनपुर, और काफ़ी बड़े एरिया में होता है। ये सब एरिया जो है ठंडक वाले प्रदेश हैं। बाकी सब जगहों पे हम धीरे टेम्परेचर कम होता जाता है। ओके, तो ये क्या था? ये साथ ही साथ हम लोगों ने क्लाइमेट भी देखा, यानी भौतिक प्रदेश के साथ साथ हम लोग ने ये थोड़ा सा देख लिया कि क्लाइमेट कैसा होता है। ओके, तो इतना समझ में आया? अगर कोई डाउट हो तो क्या करें आप? रिप्लाई करें, क्वेश्चन पूछें, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको बताने का जरूर प्रयास करेंगे। ओके, तो आई थिंक आपको पूरी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, पूरा चीज़ समझ में आया होगा कहाँ क्या क्या है, क्या क्या हो सकता है। ओके, तो ध्यान रखिए। ओके, कोरोना में आप सब बढ़िया से पढ़िए, ओके, और लेखपाल की नौकरी पाइए। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।